हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरी यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफएफ में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ नाइस। नहीं जानते मुझे? नाइस एफएफ, मिस नाइस एफएफ। जानते हो? नहीं जानते? ठीक है, जान लो। मेरा नाम नाइस है और आज मैं आपके साथ एक वन शॉट एफएफ शेयर करने वाली हूँ। गाइस, मैंने इसे खुद बनाया है, अपने हाथों से बनाया है खुद। मजाक नहीं कर रही, मैं सच में बोल रही हूँ, मैं खुद बनाया है। हाँ, और ये ओमेगा वर्स है। इसमें टॉप लानवांगजी है, बॉटम विंग है और ये एक लव स्टोरी है, लवली स्टोरी, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा है आपको। तो फिर चलो स्टोरी को सुनते हैं ध्यान से। हेडफोन लगा लो, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल ओमेगा को दिखाया जाता है, जो कि सिर्फ 18 साल का है और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उसके पास डेमोनिक पावर भी है, लेकिन इसे कोई भी नहीं जानता कि उसके पास डेमोनिक पावर है। इस ओमेगा का नाम है वी वूशियन, इसे हम विंग बोलेंगे। विंग एक खूबसूरत सी ओमेगा है। आज पहली बार वो अपनी भाई चैंग चैंग और अपनी बहन मतलब कि उसकी दीदी यानली के साथ लैंड मैंसन में पढ़ाई करने आई थी। वो लैंड मैंसन में अभी नई आई है, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता कि लैंड मैंसन का रूल्स वगैरह वगैरह। विंग बस 2 दिन ही हुआ है वो लैंड मैंसन में पढ़ाई करने के लिए आया है। इतने में ही उसने बहुत सारे दोस्त भी बना लिए, जैसे कि नेहुसैन, वेननिंग, ऐसे बहुत सारे दोस्त। अगले दिन सुबह जब होता है तो सब स्टूडेंट्स को एक खाली मैदान में बुलाया जाता है, जहाँ पे उन्हें बोला जाता है कि पिछले 3 दिन तक आपका क्लास बंद था, तो कल से आपका क्लास शुरू हो जाएगा। आप सब क्लास में टाइम से आ जाना। गाइस, मैं भूल गई, इस स्टोरी का नाम है डोंट फॉरगेट मी। हाँ, मैं भूल गई, मतलब कि इस फैन फंक्शन का नाम है डोंट फॉरगेट मी। विंग जब सुनता है कि कल से ही उन लोगों की क्लास शुरू हो जाएगी, तब विंग थोड़ा अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसे पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो चैंग को बोलता है, चैंग कल से ही पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। फिर चैंग उसे बोलता है कि विंग, क्या तुम यहाँ पे पढ़ाई करने आए हो या फिर बदमाशी करने? और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जबकि वो लोग क्लास में पहुंच चुके थे। क्लास में पहुंच के विंग सबसे ज़ोर ज़ोर से हंस के बात कर रहा था, जो कि लैंड मैंसन का एक रूल के खिलाफ था कि आप ज़ोर ज़ोर से हंसकर किसी से बात नहीं कर सकते। विंग बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ पे लांचरन आ जाता है और फिर वो बोलता है, विंग तुम यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसकर बात नहीं कर सकते, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। इसे सुनकर विंग तुरंत चुप हो जाता है। लांचरन अपने सीट में जाके बैठ जाता है और वो अपने जो मैंसन का जो रूल्स है वो बताने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रूल्स ख़त्म होता है। विंग अब थक चुका था, उसे ये सब नहीं सुनना पसंद नहीं, उसे सुनना ये सब। फिर लांचरन बोलता है कि मेरा नेफ्यू भी आपके जैसा ही, आपके जितना उम्र का है, वो भी आपके साथ इसी कक्षा में पढ़ाई करेंगे। विंग अपनी दाहिनी आँख को छोटा करके बोलता है, पता नहीं अब इसके नेफ्यू, मुझे इससे मिलना था। मैंने सुना है ये बहुत ताकतवर पावरफुल इंसान है और वो एक अल्फ़ा है, और मैंने सुना है कि वो बहुत हैंडसम है। मुझे उससे मिलना है, पता नहीं वो कौन है। उसका नाम तो हांग वनचुन है। वो मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया। मैं तो 2 दिन पहले ही आया हूँ, लेकिन मैं उनसे एक बार भी मिल नहीं पाया। विंग ये सोच रहा था, तभी एक 21 साल के नौजवान उस कमरे में एंटर होते हैं। कक्षा में एंटर होने के बाद जब वो पूरे बीचों बीच आ जाते हैं, तब सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। वो वाइट रोब्स में था। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था और यंग। उसे देखकर लग रहा था कि मानो कोई स्वर्ग का प्रिंस आ चुका है, हेवन का प्रिंस। विंग जब उस नौजवान अल्फ़ा को देखता है, तब वो उसे देखता ही रहता है
विंग उसके पैर से लेकर सिर तक उसको ही देखे जा रहा था। विंग अपने मन में बोलता है, आह ये कितना हैंडसम है, क्या यही है वो। और तभी लांचरन बोलता है, वांग जी तुम लेट आए। तभी विंग एक बार लांचरन को देखने के बाद फिर से लान वांग जी की तरफ देखता है और विंग अपने मन में बोलता है, क्या क्या यही है हंगवन जुन। जितना कि मैंने सुना था ये तो उससे भी ज़्यादा हैंडसम है। आह काश ये मेरा पार्टनर होता। तभी हांगवन जून अपने चाचा जी को बोलता है कि चाचा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, जरा दरअसल बड़े भाई ने मुझे कुछ काम दिया था, इसीलिए ख़त्म करते करते मुझे लेट हो गया। उसके चाचा जी मतलब कि लांचरन बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आज तुम्हारा पहला दिन है, जाके बैठ जाओ। वांग जी अपनी जगह में बैठ जाता है। लांचरन पढ़ाना स्टार्ट करता है, लेकिन विंग का पूरा ध्यान सिर्फ वांग जी की तरफ था। वो पहली नज़र में ही वांग जी से प्यार कर बैठा है। उसे वांग जी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया है। अब उसने ठान लिया कि अब वो वांग जी को अपना बनाएगा, कुछ भी करके। लैंड मैंसन से जाने से पहले वो वांग जी को अपना बना के ही छोड़ेगा। क्लास ख़त्म होने के बाद सारे स्टूडेंट क्लास से बाहर जाने लगते हैं। वांग जी भी क्लास से बाहर जा रहा था। विंग उसकी रास्ते को काटते हुए उसे हेलो बोलता है। वांग जी उसकी तरफ एक बार देखने के बाद अपने सिर को नीचे झुका के बोलता है हेलो। और फिर विंग अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि मेरा नाम वी वुशियान है, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे। फिर वांग जी उसको कोई भी रिप्लाई ना करके उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। विंग उसके पीछे पीछे चप्पड़ चप्पड़ करते करते जा रहा था। अचानक ही विंग का मुंह बंद हो जाता है। विंग अब बोल नहीं पा रहा था, वो सिर्फ मुंह से अजीब अजीब आवाज़ निकल रहा था। वो सोचता है कि कैसे कैसे मेरा मुंह बंद हो गया। तभी वहाँ पे एक लैंड डिसिपल आ जाता है। वांग जी अब वहाँ से जा चुका था और विंग अजीब अजीब मतलब कि आवाज़ कर रहा था। तभी लैंड डिसिपल्स बोलता है कि क्या तुम्हें हांगवन जुन ने सज़ा दी है। फिर विंग उसे इशारे से पूछती है, क्या कौन सी सज़ा। फिर वो लैंड डिसिपल बोलते हैं, शायद तुमने कुछ किया होगा इसीलिए हांगवन जुन ने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया। विंग इसे सुनकर गुस्से में आ जाता है कि वांग जी ने मेरा मुंह बंद कर दिया, उसकी इतनी हिम्मत। अब तो तुम्हारे साथ और भी मज़ा आएगा, तुम बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हो हांगवन जुन। विंग अब हांगवन जुन को मतलब कि लान वांग जी को ज़्यादा से ज़्यादा तंग करने लगता है। दिन बीतते जाते हैं। विंग हमेशा वांग जी की आगे पीछे घूमता रहता है, उसे हमेशा तंग करता रहता है, जैसे कि उसकी किताब को छुपा देना ताकि वो उससे बात करे। लेकिन लान वांग जी विंग से कभी भी बात नहीं करता है, वो सिर्फ चुपचाप रहता है। विंग कभी कभी उसके पास आकर चप्पड़ चप्पड़ करने लगता है। तभी हांगवन जुन उसका मुंह बंद कर देता है, लान वांग जी उसका मुंह बंद कर देता है। विंग फिर भी अपनी मतलब कि कोशिश जारी रखता है कि वो वांग जी से दोस्ती करके ही छोड़ेगा, लेकिन वांग जी हर वक्त उसे सिर्फ इग्नोर ही करता है। विंग ऐसे ही वांग जी की आगे पीछे घूमता रहता है और हमेशा उसे ऐसे ही तंग करता रहता है, उसके साथ बात करने की कोशिश करता है। देखते देखते अब 3 महीने बीत चुके थे। विंग को अब लान मैंसन में आए हुए 3 महीने हो गया था। वो फिर भी वांग जी को मना नहीं पाया था। वो सोचता है कि हाय मैं 3 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये खड़ूस तो मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। विंग को क्या पता था कि उसकी आगे पीछे घूमने की वजह से अब वांग जी को भी विंग की आदत लग गई थी, लेकिन विंग तो इससे बेखबर था। वांग जी भी विंग को लाइक करने लगा था, लेकिन वांग जी अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखा था। वो विंग के सामने जाहिर नहीं कर पाता है कि वो विंग को लाइक करता है। टाइम ऐसे ही बीतते जाते हैं। वो एक दूसरे का जो फीलिंग्स है वो शेयर नहीं कर पाता, मतलब कि विंग डर के मारे शेयर नहीं करता, और वांग जी जो कि उसका ईगो मतलब वो तो बहुत खड़ूस है ना, इसीलिए वो विंग को बोल नहीं पाता कि वो लाइक करता है विंग को। ऐसे ही वक्त बीतते जाते हैं। अब विंग की पढ़ाई भी कंप्लीट होने वाली थी, तो अब विंग को लौटना होगा अपना घर, वो तो हमेशा यहाँ पे नहीं रह सकता ना। तो फिर विंग डिसाइड करता है कि चाहे जो हो जाए वो वांग जी को प्रपोज़ करेगा, वो वांग जी को बोल देगा कि वो वांग जी से प्यार करता है।
चाहे वांग जी उसे रिजेक्ट ही क्यों ना कर दे, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स वांग जी को बता देगा। इसी सोच में विंग प्रैक्टिस करने लगता है कि कैसे वांग जी को वो लव यू बोलेगा। फिर विंग की प्रैक्टिस कंप्लीट होती है। अब उसने ठान लिया था कि वो वांग जी को जाकर डायरेक्ट ही लव यू बोल देगा। फिर विंग धीरे धीरे वांग जी को ढूंढते हुए लैंड मैंसन के अंदर भटकता रहता है। थोड़ी देर बाद वो लाइब्रेरी के पास आता है जहाँ पर वांग जी पढ़ाई कर रहा था। वहाँ पर और भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे। विंग उन स्टूडेंट्स को बिना ध्यान में रखे ही उस रूम के अंदर चला जाता है। विंग को पता नहीं था कि उस कमरे के अंदर और भी स्टूडेंट थे। विंग सीधा वांग जी के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि लैंसन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वांग जी उसकी तरफ देखता है और देखने के बाद वो अपनी मतलब कि सिर को झुका के फिर से पढ़ाई करने लग जाता है। विंग उसके सामने बैठ जाता है और वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। इससे वांग जी विंग की तरफ फिर से देखता है। विंग जब देखता है कि वांग जी उसके तरफ देख रहा है तब वो वांग जी को बोल देता है कि लैंसन, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब से तुम्हें देखा है मैं तब से तुम्हारे लिए पागल हूँ। क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगे? वांग जी पहले विंग को देखता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। ये सब सुनकर वो पहले विंग को देखकर अपने आसपास देखने लगता है। वो उन सारे स्टूडेंट को देख रहा था जो कि उन्हें देख रहा था, मतलब कि वो सारे के सारे स्टूडेंट विंग और वांग जी को देख रहा था। विंग इससे बेखबर था। वांग जी ये सब देखकर वो विंग को कहना तो चाहता था कि हाँ मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन ऐसे प्लेस में मतलब कि ऐसे जगह में कौन कैसे कह सकता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग तो पागल है जो कि नहीं देखा कि आसपास लोग हैं कि नहीं, वो डायरेक्ट बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी विंग को डायरेक्ट रिजेक्ट कर देता है। बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता और तुम मुझे ऐसी जगह पर प्रपोज नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। और विंग ये सुनकर वांग जी के हाथ को तुरंत छोड़ देता है। विंग वहाँ से उड़ जाता है। विंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी साफ साफ विंग की आंखों में आंसू को देख पा रहा था। विंग वहाँ से निकल जाता है। वांग जी विंग को रोकना चाहता था लेकिन खड़ूस है ना वो, अब क्यों रोकेगा वो। फिर गाइस थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जबकि वांग जी की पढ़ाई अब कंप्लीट हो गई थी। वांग जी उस लाइब्रेरी से निकलकर विंग को याद करने लगता है और बोलता है कि विंग, आई एम सॉरी। और फिर वो विंग की कमरे की तरफ जाने लगता है ताकि वो विंग को अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। वो भी विंग को बता सके कि नहीं विंग, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम जब से मेरे आगे पीछे घूमने लगी हो तब से ही मैं तुम्हें पसंद करता था। विंग के दरवाजे के सामने मतलब विंग के रूम के दरवाजे के सामने जाकर वांग जी मतलब डोर को नॉक करता है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। वांग जी फिर से नॉक करता है। तभी वहाँ पर वेन किंग आ जाती है और बोलती है, हांगवन जुन आप यहाँ? फिर वांग जी हिचकिचाते हुए बोलता है कि वो दरअसल विंग के साथ मेरा कुछ काम था। फिर वेन किंग बोलती है कि लेकिन विंग तो वेनिंग के साथ मछली पकड़ने गया है। ये सुनकर वांग जी को बहुत ही ज़्यादा जेलस फील होता है क्योंकि विंग हमेशा वेनिंग के साथ और न्यूसेन के साथ मौज मस्ती करता है, उनके साथ हंस हंस के बात करता है और घूमता रहता है, जो कि वांग जी को बिल्कुल भी नहीं पसंद। वांग जी सिर्फ चाहता है कि विंग सिर्फ उसके साथ रहे, उसके सामने बोले ताकि वो उसका मुंह बंद कर सके, और वांग जी को अच्छा लगता है। वांग जी अपने विचन को टाइटली पकड़ लेता है अपने हाथ से और वो वेन किंग को थैंक यू और गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी वहाँ पे जाता है झरने के पास जहाँ पर वेन निंग और विंग मछली पकड़ने गए थे, लेकिन वांग जी वहाँ पर जाकर किसी को देख नहीं पाता, मतलब कोई था ही नहीं वहाँ पर, सब लोग मछली पकड़ने के बाद वहाँ से चले गए थे। वांग जी अब उन्हें ढूंढने निकलने वाला था कि तभी एक लैंड डिसेबल आकर वांग जी को बोलता है कि हांगवन जुन, आपको कुल प्रमुख लान ने बुलाया है। फिर वांग जी उन्हें हाँ बोलकर वहाँ से जाने लगता है। जाने के टाइम वो एक बार पीछे मुड़कर देखता है।
वो विंग के लिए चिंता कर रहा था कि विंग कहाँ गया है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा अपसेट है क्योंकि उसने विंग को रिजेक्ट जो कर दिया है डायरेक्ट। शाम का सीन दिखाया जाता है जबकि वांग जी और लैन सिचेन कुछ काम कर रहे थे। वांग जी का काम खत्म होते ही वो रूम से बाहर जाने लगता है। तभी लैन सिचेन उसे बोलता है कि वांग जी बाकी का काम हाल कल ख़त्म कर लेंगे ना। फिर वांग जी उसकी सिर को हाँ में हिलाने के बाद वहाँ से निकल जाता है। निकल के ही वो विंग को याद करता है। तभी उसको एक फ्लूट की साउंड सुनाई देती है। कोई बांसुरी बजा रहा है और ये एक सैड साउंड है। वांग जी उस बांसुरी की धुन को सुनने के बाद उस धुन का पीछा करने लगता है। वो थोड़ी देर चलने के बाद एक पहाड़ी के पास जाके खड़ा हो जाता है और तभी वो बांसुरी की धुन भी बंद हो जाती है और वो सामने का नज़ारा देखकर अपनी तलवार को और भी टाइटली पकड़ लेता है। सामने विंग, नेहुसेन और जियांग चैंग और वेन निंग था। वो लोग मछली पकड़ के मछली को जला रहे थे और खा रहा था। विंग अपने फ्लूट से बांसुरी की धुन बजा रहा था। तभी अचानक वेन निंग एक बात बोलता है और विंग उसकी बात पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। विंग को इतना खुश वेन निंग के साथ देखकर वांग जी को और भी ज़्यादा जेलस फील होने लगता है। तभी वेन निंग विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे कुछ बोलने लगता है। वांग जी इसे देखकर और भी जलन महसूस कर रहा था। वांग जी वहाँ से गुस्से से चला जाता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जबकि विंग बोलता है कि हे, अब बहुत रात हो गई है, क्या तुम लोग घर नहीं जाओगे? तुम्हें सोना नहीं है? और कल हमें लौटना भी तो है ना, कल हम अपने अपने घर लौट जाएंगे, तुम्हें याद तो है ना? फिर चैंग बोलता है हाँ थैंक गॉड विंग कि तुम्हें याद है, मुझे लगा तुम घर के बारे में भूल ही गए, तुम यहाँ पे मौज मस्ती में इतना बिजी जो हो। फिर विंग उसे एक मुक्का मार के बोलता है हे, तुम मुझे टीस करना बंद नहीं कर सकते? और फिर तभी वेन निंग बोलता है कि अरे 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 बहुत हो चुका है, अब तुम दोनों लड़ो मत, चलो जल्दी से वापस चलो। अगर मेरी दीदी को पता चला कि मैं इतने रात तक बाहर हूँ तो वो मुझे मार डालेगी। और फिर वो चारों के चारों वहाँ से उठ जाते हैं और अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। वो लैंड मैंसन के अंदर जाते हैं और वो अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं क्योंकि उन चारों का रूम ही अलग अलग जगह पे था। विंग अपने रूम के अंदर एंटर होता है और एंटर होने के बाद वो दरवाज़ा लॉक करता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो शॉक्ड हो जाता है। उसकी जितने सारे अल्कोहल की कप थी, मतलब कि अल्कोहल की जार थी, वो सारे ज़मीन पे पड़े हुए हैं। विंग इसे देखकर डर जाता है कि किसी ने क्या देख तो नहीं लिया ना, ये बाहर कैसे पड़े हैं, मैंने तो इसे अंदर संभाल के रखा था। विंग एक एक करके उन जारों को इकट्ठा करने लगता है। विंग देखता है कि सारा मतलब जितना भी नीचे पड़ा है, जितने सारे जार, वो सारे के सारे खाली है, उन सबके अंदर अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं है। विंग को डर लगने लगा कि क्या बात है, ये तो पूरा फुल था, ये खाली कैसे हो गया। विंग और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है जब वो अपने सामने बैठे इंसान को देखता है। उसके सामने और कोई नहीं, खुद लान वांगजी बैठा था। वो उसके टेबल में चुपचाप बैठा था और विंग की तरफ देख रहा था। तभी विंग उन सारे अल्कोहल की जार को नीचे उतार के वांगजी के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है और बोलता है कि लैन सैन, वो मैं बस मैंने एक बार भी नहीं पिया, मैं तो बस ऐसे ही इनको रखा था, वो मैंने रूल्स नहीं तोड़े। अब वो और ऐसे ही बोलते बोलते अचानक वांग जी अपने सिर को टेबल में पटकते हुए गिर जाता है। इसे देखकर विंग और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो धीरे धीरे वांग जी के करीब जाने लगता है और उसे नाम से पुकारने लगता है, लैन ज़ेन, तुम्हें क्या हुआ? जैसे जैसे विंग उसके करीब जा रहा था, उसके पास से उसे अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। विंग अब वांग जी के बहुत ही क्लोज चला गया था। विंग जैसे ही उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज चला गया तब उसे अल्कोहल की स्मेल मिला। विंग समझ गया था कि इन सब जार में जितने भी अल्कोहल थे पॉट में, वो सब वांग जी पी गया है। वांग जी जो मतलब कि टेबल पे गिर गया था अपने सिर को पटक के। विंग वांग जी को अपने फिंगर से टच करते हुए बोलता है, लैन ज़ेन,
तुम यहाँ पे नहीं सो सकते, ये मेरा कमरा है, अपने कमरे में जाओ ना। और वो वांग जी को फिंगर से हिलाने लगता है, लेकिन वांग जी उठता नहीं है। विंग को टेंशन होने लगता है कि अगर किसी ने देख लिया तो फिर बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। फिर वो वांग जी को उठाता है। उठाने के बाद वो वांग जी की कमरे की तरफ वांग जी को ले जाता है। वांग जी के कमरे के पास पहुंचते ही विंग दरवाज़ा खोलता है और बहुत ही साइलेंटली वांग जी को उसके कमरे में ले जाता है। वांग जी को उसके कमरे में ले जाने के बाद वो वांग जी को बेड पे लेटा देता है। वांग जी को बेड पे लेटाने के बाद विंग पीछे मुड़ता है वापस जाने के लिए। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वांग जी विंग को बोलता है कि विंग, मुझे छोड़ के मत जाओ। और फिर वो विंग को कस के पकड़ लेता है। विंग अपने आप को वांग जी से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वांग जी और भी टाइटली विंग को पकड़ लेता है और बेड पे लेटा देता है। वो विंग को देखता है। अपनी आधी खुली आंखें को लेकर वो विंग को देखने लगा। उसके होंठ पूरे भीगे हुए थे। विंग अच्छे से वांग जी को देख पा रहा था। इसके बावजूद भी कि घर में अंधेरा है, फिर भी वांग जी की चेहरे को विंग देख सकता था। विंग को अब डर लगने लगा। वो वांग जी से दूर हटने की कोशिश करता है। तभी वांग जी विंग को किस करने लगा। विंग वांग जी की सडन एक्शन से हैरान था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वांग जी विंग को किस करते हुए बोलता है कि विंग, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ऐसे बोल के ही वो विंग का जो कि रोप्स है वो खोलने लगता है। विंग वांग जी को रोकना चाहता था, लेकिन वांग जी विंग का हाथ को पकड़ लेता है और अपने फॉरहेड रिबन से उसके दोनों हाथ को बांध देता है। विंग अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था। विंग अब चिल्ला रहा था कि वांग जी, तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम नशे में हो। विंग तो जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन वांग जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो विंग की सारे रोप्स को उतार देता है और अपने रोप्स भी उतार दिया और फिर वो विंग के ऊपर आ गया। वो विंग के ऊपर आके विंग के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन विंग का ये फर्स्ट टाइम था, उन दोनों का ही फर्स्ट टाइम था। विंग बहुत ही ज़्यादा टाइट था, इसीलिए वांग जी उसके अंदर एंटर नहीं हो पा रहा था। तो वांग जी ज़बरदस्ती विंग के अंदर एंटर होने की कोशिश करता है। इसकी वजह से विंग को बहुत तेज़ दर्द होता है। विंग फिर से चिल्लाने लगा और बोला, वांग जी, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ ऐसा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वांग जी अब विंग को ज़बरदस्ती ही कर रहा था। वो विंग के अंदर ज़बरदस्ती एंटर करने की कोशिश कर रहा था और विंग जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी वांग जी एक स्पेल पड़ता है और विंग का मुंह बंद कर देता है ताकि विंग चिल्ला ना पाए। और फिर वो विंग के अंदर एंटर होने की कोशिश जारी रखता है। थोड़ी देर बाद विंग के अंदर ज़बरदस्ती ही वांग जी एंटर हो जाता है। विंग को बहुत तेज़ दर्द होता है। विंग की आंखों में आंसू आ गए। विंग चिल्ला नहीं पा रहा था क्योंकि वांग जी ने उसका मुंह बंद कर दिया था। वांग जी बहुत रफली विंग के साथ इंटीमेट होने लगा और विंग मतलब कि इस दर्द को सहन ना कर पा के रोने लगा। विंग का फर्स्ट टाइम था और वांग जी ज़बरदस्ती कर रहा था, इसीलिए विंग को ब्लीडिंग होने लगा। विंग बहुत ही ज़्यादा रो रहा था क्योंकि उसे बहुत पेन फील हो रही थी, लेकिन वांग जी इससे बेखबर होकर विंग के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट हो ही जा रहा था। वांग जी विंग के साथ 10 टाइम इंटीमेट होता है। विंग अब पूरा स्वेटी हो गया था। वांग जी जब सेटिस्फाइड हो जाता है तब वो विंग के ऊपर से हट जाता है। विंग के ऊपर से हटने के बाद विंग अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता और वो और भी रोने लगा। विंग बहुत मुश्किल से बेड के ऊपर उठकर बैठता है और बहुत ही मुश्किल से अपने हाथों को वांग जी की फोरहेड रिबन से खोलता है। खोलने के बाद विंग अपने रोप्स को उठा के वहाँ से भाग जाता है। विंग अपने कमरे में जाके बहुत ज़्यादा रोता है, अपने फेस को
हाथ में मतलब हाथ से कवर करके बहुत ज़्यादा रोता है और बोलता है कि वांग जी, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं समझा था। सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है और हमें सीन शिफ्ट करके 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जबकि जे वचन कुछ काम के लिए बाहर जाने वाला था। तभी लैन चरण बोलता है, इस काम के लिए तुम्हें बाहर जाना ठीक नहीं होगा। मेरी बात सुनो, तुम यहाँ का कुल प्रमुख हो, अगर तुम ही चले जाओगे तो फिर इस मेंशन को कौन संभालेगा? तभी वहाँ पे वांग जी की एंटर होती है। वांग जी अपने बड़े भाई को बोलता है कि भैया आप यहीं पर रहे, इस काम को मैं ख़त्म करके आऊँगा। फिर जे वचन बोलता है कि वांग जी, क्या तुम उस फ्लोअर डेमन को हरा पाओगे? वो बहुत ही शक्तिशाली है। फिर लान वांग जी बोलता है कि मैं कोशिश करूँगा, मैं अपना सारा पावर लगा दूँगा उस पर। फिर वांग जी परमिशन लेने के बाद चला जाता है उस डेमन को ढूंढने, मतलब कि अब उसे मारेगा ढूंढ के। वो कुछ लैंड डिसेबल को ले जाते हैं उसके साथ। लान वांग जी उस गांव में जाता है जहां पर उस फूल दानव ने हमला किया था, फ्लोअर डेमन ने। वो जब देखता है कि फूल दानव को, वो हैरान हो जाता है। वो पूरे बच्चे को निकल रहा था, तभी वांग जी उसके ऊपर हमला कर देता है। फूल डेमन के साथ वांग जी की ज़बरदस्ती लड़ाई शुरू हो जाती है। लैंड डिसेबल भी वांग जी की मदद करने लग जाता है, लेकिन फूल दानव इतने शक्तिशाली था कि वांग जी उसे हरा नहीं पा रहा था। उल्टा फूल दानव भी वांग जी को पीटे जा रहा था। वांग जी की शक्ति अब कमज़ोर हो गई थी, उसकी पावर अब कमज़ोर हो गई थी। वो अब लड़ नहीं पा रहा था उस फूल दानव के साथ। वांग जी अब फ्लोर पे नीचे गिर जाता है और उसे खून की उल्टी आती है और फूल दानव तभी वांग जी के ऊपर हमला कर देता है। वांग जी अब सोच लेता है कि आज मेरा आखिरी दिन है, क्योंकि ये हमला फूल दानव ने वांग जी के ऊपर किया तो वांग जी का बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि फूल दानव अगर एक बार किसी के ऊपर हमला कर देता है तो वो उसकी जान ले लेता है। वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर लिया था, क्योंकि अब उसकी आखिरी सांसें चलने वाली है। वांग जी को लगा कि वो मर जाएगा। तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक ही फूल दानव का हमला किसी ने रोक लिया और उसे एक उल्टा जवाब भी दिया। वांग जी अपनी आंखें खोलकर देखकर हैरान हो गया कि एक 8 साल का बच्चा उस फूल दानव के साथ लड़ रहा है। उसने जब उस 8 साल के बच्चे को देखा तो वो हैरान था। वो 8 साल का बच्चा इतना पावरफुल है, वांग जी ने इतना पावरफुल बच्चा कभी भी नहीं देखा अपनी लाइफ में। वो बैक टू बैक उस फूल दानव के ऊपर हमला किए ही जा रहा था। फूल दानव उसका हमला को, मतलब उसके हमले को झेल नहीं पा रहा था। फूल दानव पीछे हट रहा था और वो 8 साल का बच्चा बैक टू बैक उसके ऊपर हमला किए जा रहा था। वांग जी ध्यान से उस बच्चे को देखने लगा। उस बच्चे ने ब्लैक एंड वाइट रोब्स पहने थे और उसके सिर पर एक फॉरहेड रिबन था। वांग जी उस रिबन को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये रिबन तो वांग जी का है। ये रिबन इस बच्चे के पास कहाँ से आया? वांग जी ये देखकर पूरा शॉक्ड था कि इस बच्चे के पास उसका फोरहेड रिबन कहाँ से आया? कौन है ये बच्चा? और ये इसने मेरा फोरहेड रिबन ही क्यों पहना है? कहाँ से मिला? ये तो मुझे 10 साल पहले मुझसे खो गया था। तभी वो बच्चा उस फूल दानव को मार के एक बोतल में कैद कर लेता है और अपने छोटे से झोले में डाल लेता है। और फिर वो वांग जी की तरफ बढ़ता है और उसको हाथ देकर बोलता है कि अंकल, क्या आप ठीक हो? वांग जी उसकी तरफ ही देख रहा था। वांग जी उसका हाथ पकड़कर उठता है और फिर वांग जी उससे पूछता है कि तुम कौन हो? कौन से कबीले से हो तुम? अंकल, वो मैं कोई कबीले से नहीं हूँ, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था और मुझे ये डेमन दिख गया, इसीलिए मैंने आपकी मदद की। फिर वांग जी पूछता है कि तुम कितने साल के हो? वो बच्चा बोलता है कि मैं 8 साल का हूँ। वांग जी अपने आप से पूछता है, क्या कोई 8 साल का बच्चा किसी डेमन को ऐसे कैद कर सकता है? ये तो वही लोग कर सकते हैं जिसके पास डेमोनिक पावर होती है। इस बच्चे के पास डेमोनिक पावर कहाँ से आया? तभी वो बच्चा बोलता है, अंकल, अगर आप ठीक हो तो मुझे अब चलना चाहिए। और वहाँ से वो बच्चा जाने लगा।
वांग जी बोलता है कि मुझे इसका पीछा करना चाहिए, ये कौन है, मुझे देखना चाहिए। वांग जी उसका चुपके से पीछा करने लगा। वो बच्चा सारे मेंशन पार करके जा रहा था। वांग जी शॉक्ड था क्योंकि ये सीधा एक ऐसी रास्ते पे जा रहा है जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं जाता। वांग जी को अब शक होने लगा कि ये कोई इंसान तो होगा ना, या फिर ये भी कोई एक डेमन है। वांग जी जिस रास्ते से उसका पीछा कर रहा था वो इलिंग का रास्ता था, और इलिंग में कोई इंसान नहीं रहता है। वहाँ पे सिर्फ डिमोनिक पावर और शैतानी शक्तियाँ रहती है। काला जादू वहाँ से इंसान सीख सकता है, लेकिन ये बच्चा वहाँ क्यों जा रहा है। वांग जी उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो बच्चा इलिंग के अंदर जाने लगा। वांग जी भी उसके पीछे पीछे इलिंग के अंदर जाने लगा। फिर वो इलिंग के लास्ट सीमा पे आ जाते हैं। वो वहाँ पे पहुँचकर वो बच्चा किसी को मॉम बोल के बुलाती है। मॉम, मैं घर आ गया। वांग जी एक पेड़ के पीछे छुपकर झांक कर देखने लगा। एक केब से ब्लैक रोब्स पहन के एक ओमेगा बाहर आती है। वांग जी उसे देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है और वो शॉक्ड हो जाता है, पूरा शॉक्ड हो जाता है, लिटरली शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं, खुद विंग है। विंग को इतने साल बाद वांग जी अपने सामने देखकर हैरान था। उसने 10 साल तक विंग को ढूंढा है। विंग को उसने कहाँ कहाँ ना ढूंढा, लेकिन विंग इलिंग में था। ये वांग जी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। वांग जी जो कि छुपकर उन्हें देख रहा था। तभी वो बच्चा विंग को बोलता है कि मॉम मॉम, और फिर विंग उसके पास आकर बोलता है कि बदमाश बच्चे, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, और उसका कान पकड़ लेता है। तो बोलता है कि तुम बहुत बदमाश बन गए हो, मैंने तुम्हें मना किया है ना कि यहाँ से कहीं भी बाहर मत जाना, तुम बाहर क्यों गए। तभी वो बच्चा अपनी कान को छुड़ाते हुए बोलता है कि मॉम, बाहर ना फूलदानव ने बहुत ज़्यादा तांडव मचा के रखा था, उसने बहुत सारे बच्चे को निगल लिया, इसीलिए मैं उसे ढूंढने गया था। तुम मुझे बिना बताए कहाँ कहाँ नहीं घूमते रहते हो, तुमने मुझे बताया नहीं। पता है तुम्हारे लिए मुझे कितना चिंता हो रहा था। बेटा ऐसा मत करो, तुम्हें पता है ना बाहर का हालत। फिर वो छोटा सा बच्चा घुटने टेक कर बैठ कर माफ़ी मांगने लगता है। विंग उसे ऐसे करते हुए देखकर उसे उसमें लान वांग जी दिखता है। वो बिल्कुल लान वांग जी जैसा ही दिखता है, क्यूट सा छोटा सा लिटिल लान वांग जी। उस बच्चे का नाम युवान है। वो विंग उसे बोलता है कि युवान बेटा, मॉम के बारे में कभी सोचा करो, तुम मुझे बिना बताए कहीं मत जाया करो ना बेटा। और फिर वो उसे उठाने लगा। वांग जी अब शॉक्ड था कि ये बच्चा विंग का है, विंग का बच्चा। वांग जी तो पूरा शॉक्ड था। तभी वांग जी के ऊपर युवान हमला कर देता है और वांग जी तुरंत ही गिर जाता है। वांग जी को गिरते हुए देखकर युवान बोलता है कि अरे अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्या आप मेरा पीछा कर रहे थे। तभी विंग बोलता है बेटा कौन है, और वो जब सामने आकर देखता है तो वांग जी को देखकर, मतलब अपने सामने वांग जी को देखकर वो हैरान हो जाता है, और फिर वो युवान का हाथ पकड़ के अंदर जाने लगता है। तभी वांग जी बोलता है कि विंग रुको, और फिर विंग रुक जाता है और फिर पीछे की तरफ घूमकर बोलता है आप यहाँ पर क्यों आए हो, चले जाइए यहाँ से, निकल जाइए मेरे सामने से, मुझे आपका चेहरा भी नहीं देखना है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या ये बच्चा, ये मेरा बच्चा है। और फिर विंग बोलता है कि नहीं, युवान सिर्फ मेरा बेटा है, उसमें आपका कोई हक नहीं है। विंग, ये तुम क्या बोल रहे हो, युवान मेरा भी बेटा है, और तुम इतने साल यहाँ पर थी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। फिर विंग उसके हाथ से खुद को छुड़ा के बोलते बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, और हाँ, युवान सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है, ये आपका बेटा नहीं है। फिर वांग जी बोलता है कि ये मेरा बेटा नहीं है, तो तुमने इसे मेरा फॉरहेड रिबन क्यों पहनाई। और उस दिन की रात की हर एक बात मुझे याद है। मैं नशे में ज़रूर था, लेकिन जब मुझे होश आया तभी विंग उसे बोलता है कि चुप हो जाइए, सामने देखिए आपके पास एक बच्चा खड़ा है, आप इसके सामने ये सब बातें कैसे बोल सकते हो। तभी वो युवान को बोलता है कि युवान बेटा, क्या तुम ज़रा बाहर खेल के आओगे, मुझे तुम्हारे अंकल के साथ कुछ बात करनी है।
फिर युवान अपने सिर को हाँ में हिलाता है और अपनी छोटी सी बैग को अपनी मॉम को देते हुए वहाँ से बाय बोल के चला जाता है। और विंग वांग जी का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाता है और अंदर ले जाने के बाद बोलता है कि उस दिन हम दोनों के बीच जो भी हुआ वो एक गलतफहमी था, गलती से हो गया है, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। मेरे और मेरे बेटे के बीच आने की कोशिश भी मत करना, वो सिर्फ मेरा बेटा है, उससे मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता और उसे कोई मुझसे छीन भी नहीं सकता। फिर वांग जी बोलते हैं कि विंग, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कहाँ। फिर विंग बोलते हैं हाँ, कहाँ एक बार भी मेरी खबर ली है? उस रात के बाद एक बार भी मुझे ढूंढा है? मैं कहाँ गई, किस हालत में कहाँ थी, क्या एक बार भी मेरी खबर लिया है तुमने? उस रात के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कौन सही है कौन गलत है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन ही हमारे घर लौटने की दिन था। क्या मैं घर लौट जाऊँ या फिर सबको आपके बारे में बता दूँ? अगर मैंने सबको आपके बारे में बता दिया तो सब लोग आपको गलत समझेंगे, आपको सज़ा देंगे। लेकिन मैं आपसे प्यार करती थी, मैं नहीं चाहती थी कोई आपको सज़ा दे, इसीलिए मैं चुप रही। सुबह तक इंतज़ार किया कि कब आप उठकर मुझसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन सुबह हो गई लेकिन आप नहीं उठे, आप सो रहे थे। जैंग चैंग ने मुझे कहा चलो हमारे घर जाने का टाइम हो गया है। जैंग चैंग को मैंने रोका और बोला कि मुझे कुछ देर और यहाँ पे रहना है। फिर दोपहर हो गई, दोपहर के 2 बज रहे थे जब मैं आपके कमरे के पास गई, खिड़की से झांक के देखा तब भी आप सो रहे थे। अब मैं वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक सकती थी। जैंग चैंग मुझे बार बार जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। मैं वहाँ से निकल गई और मैं लोटस कोप में आ गई। लोटस कोप में आने के बाद मुझे लगा कि आप ज़रूर मुझसे मिलने आओगे और मुझसे माफ़ी मांगोगे, लेकिन आप नहीं आए और 3 महीने बीत गए फिर भी आप नहीं आए। अचानक ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, मुझे उल्टियाँ आने लगी और मेरे हीट्स भी आना बंद हो गए। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा। मैंने खुद का चेकअप करवाया और मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी प्रेगनेंसी 3 महीने बीत चुकी है। इस बात को मैं किसी को बता नहीं पाती कि एक अनमैरिड ओमेगा प्रेग्नेंट है। सब लोग मुझे किस नज़र से देखेंगे? अगर मैंने सच बता दिया तो आपको किस नज़र से देखेंगे? इस डर से मैं यांग मैंग से निकल गई। मैंने उन लोगों को कुछ भी नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किस तरफ जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ। मैं सीधा वहाँ से निकल गई। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी, किस हालत में रहूँगी, इस बच्चे को मैं ठीक से जन्म दे पाऊँगी या नहीं, इसकी परवरिश मैं कैसे करूँगी। लेकिन फिर भी मैं घर से निकल गई थी और मैं हीलिंग में आ गई। धीरे धीरे मैंने यहाँ पे रहना सीख लिया और फिर मुझे इसकी आदत सी लग गई है। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली और आप ही मेरे बच्चे को मुझसे छीन नहीं सकते। फिर वांग जी अपने घुटने टेक कर नीचे बैठ जाता है। विंग के आंखों में आंसू थे, वांग जी भी रो रहा था। वांग जी विंग को बोलता है कि विंग, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। जब मैं सुबह उठा तो मैंने अपने आप को देखा, मैं नेकेड था। मेरे पूरे रूम में सिर्फ तुम्हारी खुशबू थी। मुझे याद आया कि मैंने तुम्हारे साथ रात में क्या किया है। मुझे ये याद करके बहुत गिल्ट फील हो रहा था। मैं तुरंत तुम्हें ढूंढने के लिए हर जगह तलाशी करने लगा, लेकिन मुझे पता चला कि तुम घर लौट गई हो। इसीलिए मैं जियांग कबीले में जाने के लिए तैयार हो गया। तभी बड़े भाई ने मुझे आकर एक काम सौंप दिया, जिसके लिए मुझे 3 महीने के लिए बाहर जाना पड़ा। और 3 महीने बाद मैं जब लौट आया और तुमसे मिलने गया तब मुझे पता चला कि तुम वहाँ से कहीं जा चुकी थी। मैंने तुम्हें हर जगह पे ढूंढा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा विंग। इस 10 साल में मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा है। मेरा विश्वास करो विंग, मैं तुम्हें प्यार करता था। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन तुमने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया। क्यों विंग, क्यों? तुम थोड़े से इंतज़ार और नहीं किए विंग? अगर तुम थोड़े से और इंतज़ार कर लेते तो हम दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी वो मैं ठीक कर लेता। मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे देर हो गई। कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे? और फिर वांग जी ऐसे बोल के रोने लगा। विंग को भी अब बुरा लग रहा था। सच सुनने के बाद विंग भी अब रोने लगा। वो भी रो रहा था
वांग जी विंग को ऐसे रोते हुए देखकर वो विंग को गले लगा लेता है। वो विंग को अपनी तरफ खींचकर बहुत ही क्लोज कर लेता है और वो दोनों ही रोने लगे। विंग बोलता है कि क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते थे? हाँ, उस दिन से प्यार करता हूँ जिस दिन तुम पहली बार मेरी लाइफ में आई थी। उस दिन से मैं तुम्हें चाहता हूँ विंग। मैं सच में तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुमने मुझे बताने का मौका क्यों नहीं दिया विंग? और फिर विंग बोलता है पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो? उस दिन जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तुमने मुझे क्यों रिजेक्ट किया? फिर वांग जी बोलता है कि क्योंकि उस कमरे में बहुत सारे स्टूडेंट थे, उसके सामने मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। सब लोग क्या बोलते? मुझे तब बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूं, लेकिन मैं गलत था। मुझे तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें उस वक्त एक्सेप्ट कर लेता तो फिर ये सब कुछ होता ही नहीं विंग, सब कुछ ठीक रहता, हम दोनों खुश रहते। और विंग रोते रोते बोलता है कि हम अभी भी खुश रह सकते हैं। और फिर वांग जी बोलता है हाँ, अब बहुत हो चुका है, मैं तुम्हें अब अपने साथ ले जाऊँगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी विंग? और फिर विंग बोलता है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगा वैनज़न। और फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करता है। हग करने के बाद वांग जी विंग को किस करता है। और फिर गाइस सीन चेंज हो जाता है, हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। अब विंग लैन मैंसन में आ गया था और उसके साथ वांग जी की शादी भी हो गई थी। लिटिल इवान भी लैन मैंसन में आ गया था। वो तीनों अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश थे और वो खुशी खुशी अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। एक शाम की बात है जब वांग जी और विंग बैठ के बात कर रहा था और उन दोनों के सामने लिटिल लैन युआन खेल रहा था, रैबिट्स के साथ खेल रहा था, बनीज के साथ। तभी वांग जी विंग को बोलता है कि विंग, तुम मेरे फॉरहेड रिबन को चुरा के ले गए थे ना? और फिर विंग वांग जी को बोलता है कि लैनसन, मैं उसे चुरा के नहीं ले गई थी, तुमने खुद मेरे हाथों पे उसे बांधा था। और फिर लैन वांग जी बोलता है कि अच्छा हुआ मैंने उसे बांधा था, नहीं तो मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाता। और तभी विंग मुस्कुराने लगता है और वांग जी भी उसे देखकर स्माइल करता है। वांग जी जब स्माइल करता है तो वो इतना क्यूट लग रहा था, तो विंग उसके लिप्स पर एक बटरफ्लाई किस कर देता है। और इसके बाद वांग जी उसकी फेस को पकड़ लेता है और उसे अच्छे से किस करने लगता है। थोड़ी देर किस करने के बाद वो विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है। और फिर विंग बोलता है कि वांग जी तुम क्या कर रहे हो? युआन हमारे सामने है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? फिर वांग जी बोलता है कि तो फिर हम कमरे में चले, और वैसे भी युआन को एक छोटी बहन भी तो चाहिए ना, और उसके साथ खेलने के लिए। फिर इसे सुनकर विंग ब्लश करने लगा, उसके दोनों चिक्स पिंक हो गए। फिर वो वांग जी को बोलते हैं वांग जी मुझे नीचे उतारो, और वांग जी बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, और वो उसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगता है। फिर गाइस यहीं पर ही हमारी इस वन शॉट एफएफ का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो फिर गाइस कैसा लगा आपको ये वाला वन शॉट एफएफ? अगर पसंद आया है तो ज़रूर एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, और हाँ सब्सक्राइब कर दो, नया चैनल है। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले वन शॉट एफएफ में।